गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो आपको यहां पर दो बहुत ही दुख देने वाली खबरें आपको देखने को मिलेंगी। पहली न्यूज तो ये है कि दिल्ली के हॉस्पिटल फायर में 7 बच्चों की डेथ हुई है। दरअसल में एक्चुअल में हुआ क्या है कि एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, वहां पर लगभग 12 बच्चे थे, बेसिकली न्यू बॉर्न्स। उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। अब बाद में पुलिस को यह पता लगा कि हॉस्पिटल का लाइसेंस ही एक्सपायर हो चुका था। कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे आग लगती है, जिसके अंदर 7 बेबीज की यहाँ पे डेथ हमें देखने को मिल जाती है। बहुत ही खराब चीज है ये। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा भी बताया जाता है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उनके पास सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन में ही डिग्री थी, एंड नियो नेटल इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करने के लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं थे। तो ये सब जब चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि कैसे लापरवाही बरती गई है। लापरवाही का एक और नतीजा आप यहाँ पे देख सकते हो, गुजरात के राजकोट से। यहां पर भी आप नोटिस करोगे ना, यहां पर जो बच्चों का खेलने वाला एरिया नहीं होता, जो प्ले वाला एरिया होता है, वहां पर क्या हुआ कि वीकेंड की वजह से एक ऑफर चल रहा था कि आप अपने बच्चों को खिलाने के लिए लेकर आइए, यहाँ पे 99 रुपीज में आप बहुत आराम से अपने बच्चों को खेलने के लिए आप मतलब बच्चे खेल सकते हैं बेसिकली। तो गेमिंग जोन जो होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। पर हुआ क्या, प्रॉपर इस गेमिंग जोन के अंदर भी कोई फैसिलिटीज नहीं थी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं थे। जो एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके लिए चाहिए होता है फायर क्लियरेंस के लिए और बाकी चीजों के लिए, एग्जिट मल्टीपल होने चाहिए, ये कुछ भी चीजें इनके पास थी ही नहीं। राइट, फिर जब इस तरह से कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी भी कारण की वजह से इस तरह से आग लगती है ना, तो अकॉर्डिंगली लोगों को सफर करना पड़ता है। जहां पर आप देख भी सकते हो कि लगभग 33 लोगों की हमें यहाँ पे डेथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, वो किसी भी जगह को फर्क नहीं पड़ता, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कोई भी अगर ऐसी बिल्डिंग है, कोई भी ऐसी जगह है जो प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही, उनको जल्दी से जल्दी बंद करवाया जाना चाहिए, ताकि जो इनोसेंट लोग हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, उनको इस तरह से डेथ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 27 मई 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहले टॉपिक की अगर हम बात करें, तो यहां बात हुई है रीमल की। रीमल मेक्स लैंडफॉल, 1 लाख इवैक्यूएटेड इन बंगाल। देखो, हम बार बार ना साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, तो दरअसल में रीमल क्या है, ये एक साइक्लोन का ही नाम है। राइट। अब आपको एक बात ना जाननी है, आपको ये समझना है कि यार सर, ये जो नाम होते हैं, ये नाम देता कौन है, ये रीमल क्या नाम हुआ। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, दरअसल में क्या होता है ना, दुनिया भर में अगर मैं बात करूं, तो दुनिया भर में आपको 6 स्पेशलाइज्ड रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर्स, आरएसएमसी देखने को मिल जाएंगे, एंड 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं को काम दिया गया है कि आप साइक्लोन्स के रिगार्डिंग एडवाइजरीज को इशू करोगे, प्लस एट द सेम टाइम इनको नाम दोगे। कहने का मीनिंग सिंपल, कि एक रीजन के रिगार्डिंग ना एक किसी को आपने पावर दे दी। अब अगर हम बात करें आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इन्हीं 6 आरएसएमसी में से एक है हमारा आईएमडी। तो यानी कि जो नेमिंग वगैरह होती है, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करता है। अब इस एरिया के अंदर टोटल 13 कंट्रीज आपको देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये 13 कंट्रीज के आप नाम देखो, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, इस तरह से आपको ना ये टोटल 13 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, यमन तक। ठीक है। हर एक देश ने अपनी तरफ से 13 13 नाम दे रखे हैं। ये 13 नाम देख रहे हो, ठीक है। तो यानी कि 13 कंट्रीज हैं, और हर कंट्री ने दिए हैं 13 नेम्स। तो आपके सामने जो लिस्ट दिख पा रहे हो ना, यहाँ पे आपको 169 नेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगली बार जब भी कोई साइक्लोन आएगा, वो अकॉर्डिंगली वो इस लिस्ट में से हम इस तरह से पिक कर लेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने, अगर आप अच्छे से प्रीलिम बूस्टर या बाकी और चीजें फॉलो कर रहे हो, तो साइक्लोन यास का नाम सुना होगा, ये ओमान ने दिया था। साइक्लोन तौकते बहुत फेमस हुआ था म्यांमार के लिए। गुलाब का आप जानते होंगे, पाकिस्तान ने इस तरह से नाम दिया था। आसानी करके एक आया था, ठीक है ना। ये कुछ साइक्लोन मौका एक बहुत फेमस हुआ था, बिपौज जो है फेमस हुआ था, राइट। उसी तरह से यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये है आपका रीमल। रीमल आपका नाम किसने दिया है सर, ये नाम दिया है ओमान ने। तो यानी कि हमारे पास ना पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। जैसे जैसे साइक्लोन आते रहते हैं, हम लिस्ट में से अगला नाम पिक करते रहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इस तरह से उसकी नेमिंग हो जाती है। ठीक है। जैसे इंडिया ने भी गति जो था, वो इंडिया ने नाम दिया है, तेज हो गया। ये सारे जो नाम आप इस लिस्ट में देख रहे हो, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे नाम इंडिया ने यहाँ पे सजेस्ट किए हुए हैं। जैसे जैसे साइक्लोन आते रहेंगे, उनको अकॉर्डिंगली इस लिस्ट में से नाम दिया जाता रहेगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, आईएमडी 13 मेंबर कंट्रीज जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, इन 13 मेंबर कंट्रीज को यहाँ पे आईएमडी सर्व करता है। ये जो 13 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, जहां पे ये सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है अंडर द WMO एसकैप। एसकैप क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक पैनल।
ये बात तो नेमिंग की समझ आ गई। इनफैक्ट ना यूपीएससी ने मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हिस्ट्री मैंने आपको समझाई दी कि कैसे कैसे आप नोटिस करोगे। 2004 से हमने इस तरह से नेमिंग करनी स्टार्ट करी, तो ऐसे 2020 के अंदर 13 into 13 के हिसाब से 169 नेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी नाम आप रख रहे हो या जो भी नाम आप दे रहे हो ना, उनमें कोई भी ऐसे धार्मिक भावनाएं किसी की हर्ट नहीं होनी चाहिए। कल्चर्स का ध्यान रखना चाहिए, जेंडर का ध्यान रखना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मतलब कि नेम लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट ना करे। ठीक है, नाम रिस्पेक्टफुल नेचर का होना चाहिए, मैक्सिमम 8 लेटर्स का हो सकता है, एंड ए से लेकर जेड तक आप कोई भी नाम रख सकते हो, बट जो स्टार्टिंग होनी चाहिए ना वो QUXYZ इन वाले लेटर से, यहाँ पे अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होने चाहिए। यही सारी बातें यहाँ पे, रूल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, कैसे कैसे नेमिंग की जाती है, ये चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो है साइक्लोन की जो स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट में आप लोग साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते होंगे कि कैसे साइक्लोन क्या है, एक लो प्रेशर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा दैट फॉर्म्स ओवर द वार्म वाटर्स। एक्चुअल में अगर मैं आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं ना, तो आपको कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स की पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायरमेंट इनकी ये रहती है कि आपके पास ना लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, जहां पर जिसका टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर आपको करियोलिस फोर्स होनी चाहिए, ताकि एक तरह से वो साइक्लोनिक वोटेक्स को क्रिएट कर पाए। ठीक है ना, जो आपकी वर्टिकल विंड स्पीड है वहां पर आपको छोटे वेरिएशंस होने चाहिए। इसके साथ ही एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, एंड साथ ही साथ जो सी लेवल सिस्टम के ऊपर अपर डाइवर्जेंस है ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो अकॉर्डिंगली वहां पे साइक्लोन्स आएंगे। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप नोटिस करोगे कि जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो वहां पर एयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लो करती है, एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चीज फ्लो करती है। तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको साइक्लोन रीमल के बारे में, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स एंड अदरवाइज आपको बाकी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। आप जानते होंगे कि पीडब्ल्यू के 4 साल कंप्लीट हुए हैं, और 4 साल अपने आप में बहुत ही दमदार रहे हैं, एंड इसी खुशी के उपलक्ष्य में आपको जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे आपको अप टू 60% आपको डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे टाइटन 4.0 जो इंग्लिश में है, वहां पर आपको ऑफर्स हैं। प्रहार 2.0 हिंदी, प्रहार 2.0 इंग्लिश, संकल्प हो गया, संकल्प 2026 इंग्लिश में भी हिंदी में भी, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम जो बच्चे हमारा 3 ईयर का प्रारंभ कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो विदाउट अ बीए डिग्री प्रोग्राम है या विद बीए डिग्री प्रोग्राम है, वहां पर भी आपको अच्छे डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छे ऑफर्स आपके लिए हैं। इसी तरह से अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको इंग्लिश में, जिसमें आप ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पबैड, मैथमेटिक्स, ये सारे आपको ऑप्शनल इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर आपको ये सारे ऑप्शन आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे। ये इनके नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दोस्तों सारे के सारे जितने भी यानी कोर्सेज बात करी, इन सभी का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, आप इन कोर्सेज को चेक कर सकते हो, एंड आई एम श्योर ये जो कोर्सेज हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अभी क्या हुआ है, एक ट्रीटी हुई है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको अडॉप्ट किया गया WIPO की कॉन्फ्रेंस के अंदर। WIPO का आपको हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों दरअसल में ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पहली बार ऐसी WIPO की ट्रीटी हुई है जहां पर इंडिजिनियस पीपल, लोकल कम्युनिटीज को एड ऑन किया गया है। सर समझ नहीं आया ये जेनेटिक रिसोर्सेज और बाकी चीजें क्या होती हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप लोग ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते होंगे, राइट? आप लोग प्लांट वेराइटीज जानते होंगे, अलग अलग तरह की होती हैं। एनिमल ब्रीड्स के बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग होती हैं उनके बारे में जानते होंगे, राइट? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानते होंगे। ये सब जो अलग अलग चीजें होती हैं ना, ये सारी आ जाती हैं आपकी जेनेटिक नॉलेज के अंतर्गत, या जेनेटिक आप रिसोर्सेज के अंतर्गत आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, इनको भी आप जानते हो, कहीं ना कहीं ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही के अंतर्गत आती है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है कई बार उसको यूज करके आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर पहली बार WIPO की ट्रीटी हुई है जहां पर स्पेसिफिकली इंडिजिनियस लोगों के लिए, लोकल कम्युनिटीज के लिए
यहाँ पर एक स्पेसिफिक ट्रीटी बनाई गई है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अपने आप में तो देखो जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पर जो भी आपने उनको यूज करके इन्वेंशंस करी हैं उनको आप डेफिनेटली पेटेंट कर सकते हो। समझे इस बात को? मान लो आपके पास कोई एग्रीकल्चर वो था, प्लांट वैरायटी थी मान लो, तो प्लांट वैरायटी को तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, पर इस प्लांट वैरायटी को यूज करके अगर मान लो आपने कुछ इन्वेंशन किया है, आप डेफिनेटली उसको पेटेंट के माध्यम से प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो जो करंट पेटेंट लेजिस्लेशन है वो मैंडेटरी प्रोविजन ना यहाँ पे नहीं रखता रिगार्डिंग पेटेंट। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा WIP के बारे में जान लेते हैं। इसको 1967 के अंदर क्रिएट किया गया था। फोकस यही था कि दुनिया भर में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रमोशन को, उसको कैसे हम प्रोटेक्शन को प्रमोट कर पाए, दैट वाज द फोकस। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इंडिया ने WIPO को ज्वाइन किया था 1975 के अंदर। करंटली आज के समय 191 मेंबर स्टेट्स इसके यहाँ पे मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात दैट इज रिगार्डिंग इट्स पब्लिकेशन। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, GII, ये इनोवेशन इंडेक्स आपका WIPO ही रिलीज करता है। हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, टू प्रिपेयर अ ग्लोबल टूल किट फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स। कि फ्यूचर में कोई पैंडेमिक आए उसके लिए हमारी कितनी प्रेपरेशन है, उसके लिए WHA मीटिंग जो हुई, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब उसके रिगार्डिंग काम के बारे में चर्चा करी जा रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज IHR। व्हाट इज IHR? IHR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में समझाता हूँ। पहली बार जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस थे ना, इनको अडॉप्ट किया गया 1969 के अंदर, फिर 2005 में इसको रिवाइज किया गया। फोकस ये था कि देखो कई बार पता क्या होता है, आप लोग ना पब्लिक हेल्थ इवेंट्स को मैनेज करने के लिए ट्रैवल और ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, अब हेल्थ को मैनेज करना था तो ट्रैवल को रोक दिया गया, ट्रेड को रोक दिया गया, बिल्कुल सही बात है। पर हम ऐसे कौन से एफर्ट्स लेकर आ सकते हैं ताकि इस तरह के हेल्थ इवेंट्स के बारे में मैनेज हो जाएं एंड एट द सेम टाइम ट्रैवल और ट्रेड को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट ना आए। ये फोकस रहता है आपके इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का। तो ट्रैवलर्स के लिए क्या सेफ गार्ड हो सकते हैं, या फिर डेटा वगैरह जो इस चीज के अंदर एक्सचेंज होगा वहां पर क्या सेफ गार्ड्स हो सकते हैं, वो सारे IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के अंतर्गत ही बताए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको 196 स्टेट पार्टीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 194 WHO मेंबर्स हैं, प्लस आपका लाइकनस्टाइन हो गया, होली सी हो गया, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया डेफिनेटली इसका सिग्नेटरी यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग है जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा 196 कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे जो आपके ट्रैवलर्स के क्या राइट्स हैं, बाकी और पर्सन जो इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर, पर्सनल डेटा हो गया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया, तो डेटा का भी यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा गया है। सर्वेलेंस की अगर मैं बात करें तो हर चीज़ की यहाँ पे नोटिस किया जाता है कि किस तरह से हमें पब्लिक हेल्थ रिस्क को या इमरजेंसीज को हमें उनके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करना है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या उनकी सिवियरिटी है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो यही मैं बात कर रहा था कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगे, वो यहाँ पे डिस्कशन के ऊपर रहेगा। प्लस एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स इसके रिगार्डिंग हो रहे हैं, पर फोकस यही है कि फ्यूचर जो हमारे सामने पैंडेमिक्स देखने को मिल सकते हैं उनके रिगार्डिंग हमारी क्या प्रेपरेशन होनी चाहिए, किस तरह के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन उसमें हेल्प कर सकते हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि लोगों को हम और बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम द फ्यूचर पैंडेमिक थ्रेट्स। ये यहाँ पे इसका फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा अरब लीग के बारे में। अरब लीग ने क्या करा है, अभी बोला गया है कि UN पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, ऐसा यहाँ पे अरब लीग ने रिसेंटली कहा है। पहले मैं आपको ना अरब लीग के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो आप लोग जानते हो, देखो जो इसराइल है ना, इसराइल हमास वॉर तो चलो चल ही रही है, पर इसराइल का जब भी फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय भी बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए थे। ठीक है ना, इसराइल की जो 4 मेजर बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इन सब की समय समय के ऊपर इसराइल के साथ जंग होती रही है। हालांकि बात वो अलग है कि इसराइल हर बार जीतता रहा है। तो एक्चुअल में ना पता क्या हुआ, जब इसराइल का फॉर्मेशन हो रहा था उससे जस्ट पहले की बात है कि जो आपकी अरब की कंट्रीज थी उन्होंने यहाँ पे मिलके अरब लीग बना लिया। उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं इस तरह से एक जूइश स्टेट नहीं बनने देंगे पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर। तो इस तरह से 1945 के अंदर कायरो के अंदर अरब लीग को एस्टैब्लिश किया गया। तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी।
फोकस इसका यही बना था कि अरब कंट्रीज के इंटरेस्ट को हम प्रमोट करें, प्लस एट द सेम टाइम जूइश स्टेट को बनने से हम रोकें इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। तो साथ में मिलकर ये कोऑर्डिनेट करते हैं अपने अपने डिफरेंट एक्टिविटीज को, एंड अगर जहां पे जरूरत होती है वहां पे मिलिट्री सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है फॉर द म्यूचुअल डिफेंस, जैसा कि इन्होंने 1950 में अग्री किया था। तो अभी क्या अग्री कर रहे हैं ये लोग? अभी अग्री ये कर रहे हैं कि हमें यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना चाहिए इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। ठीक है भाई, एक दो चीजें और बता देता हूँ अरब लीग के बारे में, फिर आते हैं पीस कीपिंग के ऊपर भी। तो यहाँ पे आपको 22 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अरेबिक है, एंड हेडक्वार्टर्स इजिप्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, कायरो के अंदर। ठीक है ना। डिसीजन मेजोरिटी बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं, पर कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होता। हर मेंबर स्टेट की यहाँ पे एक वोटिंग होती है, एंड डिसीजन बाइंडिंग सिर्फ उन्हीं के ऊपर होता है जिन्होंने उसके फेवर में वोट डाला हो। राइट। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन या फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि आपके सामने ब्लू हेलमेट पहने हुए देखने को मिल जाएंगे। राइट। तो इन्हीं ब्लू हेलमेट्स को यहाँ पे आप लोग यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम से जानते हो। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी किसी को ना ऐसे ये करना होता है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी होती है, तो सिर्फ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वहीं जा सकती हैं जहां पर दोनों दोनों पार्टीज का क्या हो, पहला कंसेंट होना चाहिए। एक बार कंसेंट हो गया कि दोनों पार्टीज का कंसेंट है, फिर यहाँ पे जा सकती हैं। दूसरा इनका फोकस रहता है इम्पार्शियलिटी के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर को वो आपको पार्शियल रहेंगे, नहीं, इम्पार्शियल टू बोथ द पार्टीज। प्लस एट द सेम टाइम जो फोर्स होता है ना, फोर्स का यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, या फिर जो भी इनको मैंडेट दिया गया है। अदरवाइज ये गोली वगैरह किसी के ऊपर नहीं चलाते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड मैंडेट को इंश्योर करने के लिए। तो आप जानते हो, देखो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोवाइडर्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशन, ये सब आप जानते होंगे। तो कोशिश इनकी यही रहती है कि किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम पीस की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं, दैट इज द फोकस। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेशंस है यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। तो 1948 के अंदर इस तरह से पीस कीपिंग मिशन की स्टार्ट होती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है, एक्चुअली में लास्ट वीक का टॉपिक है, मेरी टीम ने मुझे बताया कि ये टॉपिक मिस हो गया, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉपरनिकस एमएचएमसी मैनेजमेंट सर्विस के रिगार्डिंग। देखो पिछले दिनों के अंदर हमने डिस्कस किया था, ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी, एंड प्लस एट द सेम टाइम वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी भी डेथ हुई थी। तो यूरोपियन यूनियन ने ना उस समय सर्च एफर्ट को बढ़ाने के लिए अपने जो रैपिड सैटेलाइट मैपिंग सर्विस है उसको एक्टिवेट कर दिया था। उसी का नाम क्या है, कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस। होता क्या है ना, देखो यूरोपियन यूनियन का जो स्पेस प्रोग्राम है उसी का ये हिस्सा है। अब इसके माध्यम से आप धरती को मॉनिटर करते हो, उसके एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हो यूजिंग वेरियस सैटेलाइट्स, जिनको हम सेंटिनल्स के नाम से जानते हैं। तो 1998 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, एंड ये कब से ऑपरेशनल है, 2012 से। इसी को पहले GMES, ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी कहा जाता था। अब यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ साथ यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी हो गया, ठीक है ना, यूरोपियन कमीशन हो गया, ये सब मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो यहाँ पे डेटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मिशन से इनको यहाँ पे मिलता रहता है। अकॉर्डिंगली जैसे अब ईरान के प्रेसिडेंट को इनको सर्च करना था, तो सारा डेटा इनका देखा गया सैटेलाइट्स के माध्यम से, ताकि चीजें मैनेज करी जा पाए। प्लस एट द सेम टाइम कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, वहां पर भी उनको कैसे मैनेज करना है उसका भी डेटा इनके पास अकॉर्डिंगली आता रहता है। दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो मैपिंग वाला कंपोनेंट जिससे मैप्स और एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है, एंड दूसरा है अर्ली वार्निंग कंपोनेंट जहां पर फोकस रहता है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसको उस पर्पज से यूज कर लिया जाता है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक है रैपिड मैपिंग हो गया, एक है रिस्क एंड रिकवरी मैपिंग। रैपिड मैपिंग के अंदर जैसे ईरान के प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए ये कुछ ही घंटे के अंदर काम करता है। रिस्क एंड रिकवरी मैपिंग ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, विद इन वीक्स हो गया या विद इन मंथ्स हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस जो आपको जानने चाहिए थे। इसी तरह से सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था बट गायका क्रेटर के बारे में। तो देखो यहाँ पर तो हमारे सामने साक्षात व्लादिमीर पुतिन जी ने ही आंसर दे दिया इसका, कि बट गायका क्रेटर आपको रशिया के फार ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये बात करेक्ट है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो, ये है आपका बटगाय का क्रेटर। हम पर इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है कि दिस इज द लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। अब सर परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? देखो परमाफ्रॉस्ट ना एक ऐसा ग्राउंड होता है या ऐसी सॉइल होती है जो फ्रोजन रहती है। कितने समय के लिए? कम से कम 2 साल लगातार, कम से कम 2 कंसेक्टिव ईयर्स के लिए फ्रोजन रहती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। एक्चुअल में ये न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि यहां पर ना ये बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। सर एक्सपैंड करने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखो एक वर्ड होता है थॉइंग के नाम से। थॉइंग का मतलब पता क्या होता है?
इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो बर्फ है ना, अगर वो पिघलने लग जाए या कुछ भी चीज़ पिघलने लग जाए, उसको थॉइंग वर्ड बोलते हैं। तो जब ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, परमाफ्रॉस्ट आपका पिघल रहा है, तो कहीं न कहीं ये क्रेटर क्या करेगा? ये क्रेटर बहुत-बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रशिया की। रशिया का आपका साखा रिपब्लिक है, वहाँ पर आपको बटगाई का क्रेटर आपको देखने को मिल जाएगा, व्हिच इज़ लोकेटेड इन रशिया फार ईस्ट रीजन। सो दीज़ वर सम ऑफ द पॉइंट जो आपको बटगाई का क्रेटर के बारे में पता होने चाहिए। आज का आपका होमवर्क रहेगा एक और लोकेशन के बारे में। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट्स के अंदर कि ये कहाँ पर है, ठीक है ना? तो जैसा ये व्लादिमीर पुतिन जी लिखते हैं ना, इसी तरह से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कल को जो बाइडेन जी, मोदी जी, ठीक है ना, और भी वो लोग लिखेंगे इसका आंसर, तो आप डेफिनिटली इसका आंसर कमेंट्स में बता सकते हो, राइट? आज का आपका होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स में ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? इनका आंसर आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ सैटरडे मैंने आपको जो ट्रू फॉल्स का होमवर्क दिया था, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बिम्स्टेक की बात करी गई थी, तो देखो बिम्स्टेक के अंदर चाइना तो बिल्कुल आता ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फॉर्म 17C के बारे में जानकारी हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस की थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अष्टामुड़ी लेक की बात करें तो भैया ये तो केरला के अंदर लोकेटेड था, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है IUCN स्टेटस के रिगार्डिंग। पांचवा स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल पैम के बारे में चर्चा हमने करी थी, तो दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट आंसर। हाँ जी, बात करें एमसीक्यूज की, तो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में। तो इस तरह की जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कई बार यूपीएससी उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है, ट्राई कीजिएगा। बल्कि आई थिंक इनमें से श्रमना या उपासका तो पहले भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। एट द सेम टाइम देखो, आपको अपने प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि खारीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में होने चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक बार डेफिनेटली आप इनको रिवाइज करना, अपनी जो जो क्रॉप्स होती हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको मोनाजाइट वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना? अगर मैं देखो बात करूं यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि मोनाजाइट सोर्स है रेयर अर्थ्स का, बिल्कुल ठीक बात है। एंड एट द सेम टाइम इसमें थोरियम भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना देखो 1 और 2 तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, कंफ्यूजन उनको ना थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में आती है। देखो एक्चुअल में क्या है कि जब हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, तो हमारा जो अटोमिक एनर्जी रूल्स है ना, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, वही कहीं न कहीं यहाँ पे एकमात्र एंटिटी है जो उसको परमिट किया गया है मोनाज़ाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। तो ये चौथी स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना थर्ड स्टेटमेंट की, यहाँ पर ना देखो, कई बार हमें इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से पता नहीं होती। पर इनको करने का तरीका एक जो मतलब हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करो, आप पढ़ो एक बार, एंटायर वर्ड यूज़ किया गया है। वो कह रहा है कि जितने इंडियन कोस्ट लाइन है, सारी की सारी एंटायर इंडियन कोस्ट लाइन के ऊपर आपको मोनाज़ाइट नेचुरली अकर करता हुआ मिल जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जिस लाइन में एंटायर वर्ड आ गया वो गलत ही होता है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पर ये वाली चीज़ ना थोड़ा-सा मानना अपने आप में मुश्किल है। थोड़ा-सा ये चीज़ इसको एक्सट्रीम बना देता है। कई बार आपको ना ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है, उसीलिए आपको बता रहा हूँ। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सारी जगह पे नहीं मिलता है, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट अपने आप को देखने को मिल जाता है। तो 1, 2 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा लेवांत के बारे में, ठीक है? वैसे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट यहाँ पर भी आपका ये जो वर्ड था, थोड़ा-सा इसको एक्सट्रीम बना देता था, एंड इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी आपका गलत था। मैं फिर से एक बार रीआइटरेट कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर है तो पक्का ही गलत होगा, नहीं। पर उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी बढ़ जाती है। मेरा कहने का बस इतना पॉइंट था। इसी तरह से रिक्टर स्केल और आप इनके बारे में जानते होंगे, अर्थक्वेक्स के बारे में बहुत बार डिस्कशन हुई है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना जो एनर्जी होती है वो 100 टाइम्स नहीं होती है, वो कितनी होती है 32 टाइम्स। कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट रहता है दिमाग में, सर नंबर है तो गलत ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे नंबर्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे सही भी होते हैं, पर हाँ, इतना ज़रूर है जब भी आपको कुछ ऐसे नंबर दिखे किसी सेंटेंस के अंदर, थोड़ा-सा चौकन्ने होके, थोड़ा-सा ध्यान से आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आप वो क्वेश्चन को ठीक कर पाओ। क्योंकि कई बार यूपीएससी ने ऐसी चीज़ें करी हैं, दे ऑफन चेंज द नंबर्स, एंड उसके हिसाब से चीज़ें गलत करने की कोशिश की जाती है। तो थोड़ा-सा जब भी कहीं नंबर आए ना, थोड़ा-सा बस ध्यान से पढ़ना, मेरे कहने का पॉइंट बस इतना है। दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।